हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की इक्वेशन कल हमने डिराइव करी थी। बिना देखे बोलो जरा। 180 अपॉन 2 पाई NS, देन यस E20 का होल स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस X20 का होल स्क्वायर R2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बेसिकली याद होना चाहिए। अच्छा, एक फॉर्मूला और बोला था टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का, क्या था? और ओमेगा एस I2 स्क्वायर R2 अपॉन यस। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। डन। ओके, अब इन्हीं में से हमने ऑब्जर्वेशन देखना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा था कि जो टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर। और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स के। ओके, फिर हमने सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा था, बताइए? स्टार्टिंग टॉर्क। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क आया था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² अपॉन X20 का होल स्क्वायर इंटू R2। ऐसा ही था कुछ, ठीक है ना? मतलब अगर अब बाकी सारी चीजों को अगर अपन कोई कांस्टेंट है तो इसको अपन कंसिडर ना करें, तो स्टार्टिंग टॉर्क बेसिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इस प्रोपोर्शनल क्यों लगा रहा हूँ, इक्वल क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि मैंने कांस्टेंट को यहाँ से हटा दिया है, ठीक है ना। कांस्टेंट अगर हम रखेंगे तभी हम इक्वल का साइन दे सकते हैं, जब तक वो रेशियो ना हो। खैर, तो टी स्टार्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² अपॉन X20 का होल स्क्वायर इंटू R2। तो यहां से भी हमने देखा था कि स्टार्टिंग टॉर्क इज, यहां से हमने तीन चीजें ऑब्जर्व करी थी। क्या क्या? कि स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर, एंड स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, और स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीकेज रिएक्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जर्वेशन हमने कल इस वाले पॉइंट से देखा। ओके, तो अब थर्ड, मतलब ये तो टॉर्क अंडर, मतलब टॉर्क इन स्टार्टिंग में बात हुई थी। अब जो मेन पॉइंट है क्या, टॉर्क ऑब्जर्वेशन नंबर 3। देखो, ऑब्जर्वेशन नंबर 3, देखो ऑब्जर्वेशन 3 में हम दो पॉइंट पे बात करेंगे। एक तो, या फिर चलो ऑब्जर्वेशन अलग अलग ले लेते हैं। तो अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है, मतलब यस इक्वल टू, अगर देखा जाए जैसे मोटर NR की वैल्यू 0 थी, NR की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हुई, और NR अंडर रनिंग कंडीशन या फिर जब वो रेटेड पे चलेगी तो NR की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लाइक कि नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड। मैं यहाँ पे ज़्यादा इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ए वैल्यू, ए भी बढ़ रहा है बट ए ज़्यादा है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे स्पीड स्लिप क्या है, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लिप? 1। यहाँ पे स्लिप टेंडिंग टू 0, लाइक कि मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं जाएगा बट टेंडिंग टू 0। बट यहाँ पे स्लिप क्या होगा, यहाँ पे स्लिप लेस देन 1 होगा, लाइक कि जस्ट स्पीड अप हो रहा है, स्टार्ट हुआ है, लाइक धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। तो एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग कंडीशन। और एक, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आप ये समझो, आप ऐसे समझो कि 1 से लेकर के आप 0.2 तक, ऐसे समझ लो आप।
1 से लेकर के 0.2 क्या 0.1 ले लो आप, 1 से लेकर के 0.1, या फिर ऐसे समझो 0.1 भी क्या 0.9 से लेकर के 0.1 तक, या फिर आप ऐसे 0.9, हाँ ऐसे समझो। ए यस की वैल्यू 1, ए यस की वैल्यू 0.9 से 0.5, और यहाँ पे यस की वैल्यू टेंडिंग टू, लगभग यस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे रनिंग कंडीशन में, तो 0.02 से 0.05 तक। समझ में आया? तो एक्चुअली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग कंडीशन, और इसको क्या बोलते हैं, अब देखो रनिंग कंडीशन तो है, ये क्या है आपका रनिंग कंडीशन तो है, बट रनिंग कंडीशन में एक कौन सी वैल्यू है, हाई स्लिप या लो स्लिप, हाई स्लिप, तो इसको अपन बोलते हैं हाई स्लिप रीजन, ठीक है। और इधर यस की वैल्यू बहुत लो है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लो स्लिप रीजन। अभी आपको हाई स्लिप रीजन लो स्लिप रीजन क्लियर है? मतलब हाई स्लिप रीजन मतलब जैसे स्टार्ट हुआ उसके बाद जो धीरे धीरे धीरे, मतलब एक तरीके से मशीन रोटेट करना स्टार्ट कर रही है ना, ये अभी किस समय है, जैसे अभी रुका हुआ है, इस समय एक कौन सी कंडीशन है, स्टार्टिंग, और अब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, अब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और फिर एकदम मैक्सिमम स्पीड पे जा करके, तो जब एकदम मैक्सिमम स्पीड है तो कौन सी कंडीशन है, लो स्लिप रीजन। बट वो जो बीच वाला टेन्योर है, बीच वाला पीरियड है, वो किस में आएगा, हाई स्लिप रीजन में। आगे बात समझ में, क्योंकि मशीन डायरेक्ट तो स्पीड में नहीं जाएगा ना, एक टाइम तो लगेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो ऑब्जर्वेशन 3 किसमें, अंडर रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन, इसमें हम दो पोर्शन में बात करेंगे, क्योंकि ए भी रनिंग कंडीशन में है और ए भी रनिंग कंडीशन में है। तो पहला क्या हो जाएगा, बोलिए, पहला क्या हो जाएगा, हाई स्लिप रीजन, हाई स्लिप रीजन। तो हाई स्लिप रीजन में क्या हम यस की वैल्यू 1 रखेंगे, नहीं, क्योंकि 1 रख दिया फिर तो स्टार्टिंग कंडीशन हो जाएगा ना। बट हाँ, इतना दिमाग में रखेंगे कि यस इज लाइक अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, लाइक 0.9 0.8 0.7, इस तरीके से जो बातें हैं उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो हाई स्लिप रीजन एंड बट स्लिप इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ये बात हम क्लियर करके रखेंगे माइंड में। ओके, मतलब या फिर इस चीज को और स्पेसिफाई करना है तो एक एक पॉइंट और लिख लेते हैं, क्या, जस्ट आफ्टर, बोलो, स्टार्टिंग, जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग, ठीक है ना, जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग। ये तीनों चीजें क्लियर, क्योंकि मैं अभी दो केसेस यही लेने वाला हूं, एक हाई स्लिप रीजन लिया मैंने, अभी आगे चल के लो स्लिप रीजन लूंगा, तो ये बात समझना जरूरी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ऑब्जर्वेशन 3 क्या है कि ऑब्जर्वेशन अंडर रनिंग कंडीशन, ठीक है, अंडर रनिंग कंडीशन। तो अब जैसे देखो, आ, उसमें भी एक केस, पहले इसके, ठीक है, तो जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग, तो इस सिचुएशन में अभी भी देखो जरा, अभी भी अगर मैं आपसे बोलूं यस x2 0 और R2 में कौन डोमिनेट करेगा, यस x2 0 और R2 में कौन डोमिनेट करेगा इस केस में, जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग यस x2 0, क्योंकि रनिंग कंडीशन में यस की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, फिर इसको अपन नेग्लेक्ट करेंगे। यही काम हमने कल भी किया था हालांकि थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब यस x2 0 इज ग्रेटर देन व्हाट, R2, ठीक है, इज ग्रेटर देन R2। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में, ऐसे में जो हमारा टॉर्क है, टॉर्क वो बेसिकली क्या हो जाएगा,
टॉर्क इज डायरेक्ट या फिर टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट 180 अपॉन 2 पाई एन एस इंटू यस ई टू जीरो का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या हुआ करता था आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे आर टू स्क्वायर क्या कर देंगे नेग्लेक्ट, तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे यस एक्स टू जीरो का इंटू आर टू। अच्छा, कल वाले केस में और आज वाले केस में क्या डिफरेंस है कि वहां पे मैंने स्लिप की वैल्यू 1 रख दी थी, बट यहाँ पे स्लिप की वैल्यू 1 अभी तक नहीं रखी है मैंने, ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ पे अगर ए तो कांस्टेंट है तो इसको हटा दें तो प्रोपोर्शनल टू, अब देखो यहाँ पे यस ई टू जीरो का होल स्क्वायर डिवाइड बाई यस स्क्वायर एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर इंटू आर टू, या फिर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ ई टू जीरो को भी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब देखो एक यस तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा भी स्क्वायर अपॉन एक्स टू जीरो इंटू आर टू बाई यस। अब इसमें भी अगर देखा जाए, इसमें भी अगर देखा जाए तो क्या आप एक्स टू जीरो को वेरी कर सकते हो क्या, एक्स टू जीरो को वेरी कर सकते हो नहीं, रोटर रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हो, कर सकते हो अगर वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो, आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या मैं इसको अगर इस एक्स टू जीरो को जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता उसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, तो बेसिकली जो टॉर्क होएगा दैट इज व्हाट भी स्क्वायर आर टू अपॉन यस, ठीक है भी स्क्वायर ठीक है भी स्क्वायर आर टू बाई यस, इसको मतलब मैंने नेगलेक्ट कर दिया, नेगलेक्ट इन द सेंस कि लाइक इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट नहीं भी मानोगे दोनों लिखो, आप क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से आप अपने स्टेटमेंट ले सकते हो आप। मैंने यहाँ पे x2 मतलब यहाँ पे एक मान लिया है x2 जीरो एंड ns इज कांस्टेंट, ठीक है x2 जीरो एंड ns इज कांस्टेंट। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर r2 बाई यस। एनी कंफ्यूजन? मतलब यहां से अगर मुझे कोई ऑब्जर्वेशन, अगर यहां से ऑब्जर्वेशन देखना हो तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो कि इन हाई स्लिप रीजन, इन हाई स्लिप रीजन पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। मतलब in high slip region torque is directly proportional to slip or inversely proportional to slip, that is inversely proportional to slip। एक बात बताओ, अगर यहां पे स्लिप की बात करें तो स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड? स्लिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यस या नो। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, बोलो हाँ या ना, समझ में? स्टार्टिंग में, और सही बात है ना। आप जैसे आप मान लो कि कोई स्टेशनरी, कोई जैसे कार ही है, कार खड़ी हुई है, तो जब आप धक्का लगाना स्टार्ट करते हो तो दो फेजेज आते हैं, लाइक जब वो एकदम रुकी हुई है उस समय आप जैसे जैसे अगर मान लीजिए कोई आपने धक्का लगाया, मतलब फोर्स लगाया, थोड़ा सा मूव हुआ, अब आप चाहते हो कि और मूव करे, आप चाहते हो कि और तेजी से मूव करे, स्पीड ज्यादा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो मतलब क्या हुआ, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, बट एक बार वो मोशन में आ गई उसके बाद आप अपना फोर्स कम भी तो कर सकते हो ना। तो एक बार वो मोशन में आ गई उसको मैं क्या बोल सकता हूं, लो स्लिप रीजन,
लो स्लिप मतलब हाई स्पीड, हाई स्लिप रीजन मतलब लो स्पीड। समझ में आया? क्लियर है? तो मतलब यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि स्टार्टिंग में जो टॉर्क होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, बट एक बार रन करने लग गई तो देन इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। आगे बात करूंगा जब किस में, लो स्लिप रीजन में, वो दिखेगा अभी ना। रिलेट कर पा रहे हो ना जो कार से बोल रहा हूं मैं? लेकिन स्टार्टिंग में तो आप धक्का देने के लिए जितना ज्यादा आप तेजी से चलाना चाहते हो उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, बट एक बार वो मूवमेंट हो जाता है, मोशन में आ जाता है, उसके बाद अपना फोर्स आप रिड्यूस भी कर दोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है? तो क्या देखा हमने? टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, किस में? जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग, जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग। क्लियर है? ठीक है? ओके। मतलब अगर यहीं पे कोई आपसे पूछे कि हाई स्लिप, यहां पे जैसे देखो, ये लिख लिया। अगर कोई पूछे कि टॉर्क और स्लिप, टॉर्क और स्लिप का ग्राफ कैसा है, तो देखो टॉर्क और स्लिप, देखो जब भी याद रखना, मान लो जिसको नहीं आइडिया है उसको मैं बता दूं कि अगर दो ही मशीन में ना दो ही टाइप के ग्राफ आते हैं मैक्सिमम टाइम में, y इज y इज इक्वल टू एम एक्स या फिर y एक्स, एक बात है। एंड y इक्वल टू एम एक्स इज व्हाट? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक ग्राफ ये आएगा आपके सामने। दूसरा, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, दूसरा ग्राफ ये आने वाला है। तो जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आए, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और जब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आए तो बेसिकली जो आपका ग्राफ बनेगा वो बेसिकली क्या बनने वाला है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये दो ग्राफ के बताओ कैसा, मतलब इसका शेप क्या बनेगा। ठीक है? तो ए स्ट्रेट लाइन और ए आपका क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है? तो ए वाई और ए एक्स, ए वाई और ए एक्स। तो स्ट्रेट लाइन कब? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर हुआ? तो इस साइड में लिख लेना आप बॉक्स बना के जब भी जो चीजें हैं। अब आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, अब अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो देखो जरा क्या है, टॉर्क और स्लिप का ग्राफ पूछा है कि शेप कैसा है। तो सबसे पहले रिलेशन देखो। अच्छा, ये टॉर्क और स्लिप का जो ग्राफ पूछा जा रहा है कब पूछा जा रहा है? हाई स्लिप रीजन में, हाई स्लिप रीजन में। तो हाई स्लिप रीजन में टॉर्क और स्लिप में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली। तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन या रेक्टेंगुलर? रेक्टेंगुलर। समझ में आया? ठीक है। टॉर्क और स्लिप, और इसके अलावा, इसके अलावा अगर ये बोला जाए कि टॉर्क और स्पीड में कैसा रिलेशन होगा? टॉर्क, अच्छा यूनिवर्सल मत समझ लेना इसे, स्पेशली याद रखना ये सारी बातें कब के लिए हो रही हैं? हाई स्लिप रीजन। ठीक है ना? तो टॉर्क एंड स्पीड, तो टॉर्क एंड स्पीड, तो इसका जो ग्राफ होएगा बेसिकली कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। एनी कंफ्यूजन? ठीक है? जो टॉर्क एंड स्पीड का ग्राफ है देखो ना, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू,
ए क्या है, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 का ए, जो कि हम एनालिसिस कर रहे थे किसमें, हाई स्लिप रीजन में, जिसे कि क्या बोलते हैं, जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग, मतलब स्लिप इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, मतलब 1 के आसपास होगा बट एग्जैक्टली 1 नहीं होगा। ठीक है, तो सेकेंड केस बी, इस पे एक बी केस एनालिसिस करते हैं। हाई स्लिप रीजन या लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन मतलब, लो स्लिप रीजन मतलब हाई स्पीड रीजन बोल सकता हूं क्या, बोलो यार। वहां पे जाके उसको भी थोड़ा चेंज कर लो फिर, क्या, लो, जहां पे लिखा था हाई स्लिप रीजन वहां पे क्या लिख लेना, लो स्पीड रीजन। ठीक है, लो स्पीड रीजन। और लो स्लिप रीजन या हाई स्पीड रीजन में जो स्लिप होएगा दैट इज टेंडिंग टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब आप सिंपल समझो, तो जो यस की रेंज होएगी वो 0 मतलब 0.05 से लेकर के, और फिर 0.02 से लेकर के 0.05 तक, इसके आसपास, ताकि एग्जैक्टली आइडिया लगे कि हम बेसिकली बात किसके बारे में बात करने वाले हैं। हाई स्पीड रीजन मतलब एन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन एस, नॉट इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, लाइक कि अगर उसका 1500 है तो उसका 1450 के आसपास हो जाए। मतलब एक केस क्लियर हो गया किसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। ओके, तो अब यहां पे पहला वही चीज कि जो R2 स्क्वायर है और जो यस जीरो का, बेसिकली मतलब सिंपली R2 एंड यस x2 जीरो। अब बताओ इस केस में जब स्लिप नियर टू द जीरो होगा तो कौन क्वांटिटी कम होएगी, मतलब कौन ज्यादा होएगा, R2, क्योंकि जब किसी नंबर में आप 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उस नंबर को बहुत कम कर देगी ना। लाइक कि प्रैक्टिकली मान लो इसका 10 ओम है, लीकेज रिएक्टेंस 10 ओम है, और 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बेसिकली कितना आएगा, 1 ना, यस या नो। और ये 10 है, चलो मान लिया कि ये 2 है, मान लीजिए कि ए x20 10 था और ये कितना था, 2, सपोज। तो अभी हाई स्लिप रीजन में ए कितना हो जाएगा, 0.1, और ये अभी भी कितना रहेगा, 2। तो मतलब किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, इस वाले टर्म को, ना कि x20 को, इस वाले टर्म को, किसको, यस x20 को। क्लियर है बात, ठीक है, ओके। तो यहां पे R2 इज ग्रेट, तो मतलब यस x20 कैन बी neglected, can be neglected। ठीक है, R2 is greater than यस x20, तो आपका जो यस x20 कैन बी नेग्लेक्टेड। अब नेग्लेक्ट करने के बाद देखते हैं हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है। ठीक है ना, नेग्लेक्ट करने के बाद देखते हैं इक्वेशन क्या आ रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज, यहाँ पे अगर इसको नेग्लेक्ट कर भी दें, 180 अपॉन 2π/ns इंटू 0 को नेग्लेक्ट करने के बाद बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो क्या क्या हो रहा है, तो यस e20 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, सिंपली क्या रखना पड़ेगा, सिर्फ R2 स्क्वायर इंटू
यहाँ पे क्या, R2। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज, इसको हटा दिया मैंने, इसको भी हटा दिया। ठीक है, हम जिसको जिसको कंट्रोल कर सकते हैं बस उस पे बेसिकली फोकस कर रहे हैं। तो देखो जरा, यहाँ पे एक आपका आर और एक स्क्वायर, ये बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, यस E20 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R2। या फिर अगर हम देखें तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, बताइए, यस V² अपॉन R2। ठीक है, एक कब के लिए बता रहे हैं अपन, हाई स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन, लो स्लिप। और अगर यहीं पे मैं कंपैरिजन करने के लिए हाई स्लिप रीजन का लिखूं तो याद करो जरा क्या आया था, दैट इज V²R2 अपॉन यस अपॉन, चलो यस को अभी उसको मैं नहीं कंसीडर कर रहा क्योंकि उसे हम चेंज नहीं कर सकते ना, x20 को नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली कब आया था, हाई स्लिप में, हाई स्लिप रीजन में। ठीक है, अब देखो दोनों में ध्यान से देखो, दोनों को साथ जरूर लिखना क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। क्योंकि अब यहां पे देखो कॉमन चीज क्या है, वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, चाहे सप्लाई वोल्टेज चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे मतलब रनिंग कंडीशन में, हमेशा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। बट अगर बात करें रोटर रेजिस्टेंस की तो देखो जरा, स्टार्टिंग के टाइम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, बट रनिंग के टाइम में स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। समझ में आया क्या, और जो स्टार्टिंग के टाइम में टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, बट यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। एक एक करके एनालिसिस करते हैं, मैं जस्ट इसको इसलिए बता रहा हूं साथ में ताकि ये भी याद रखो कि साथ में वहां पे क्या आया था। ठीक है ना, इसको एनालिसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, यस V²अपॉन R2। तो ये हमेशा मैक्सिमम केसेज में कौन सा लगेगा, तो यही लगेगा। क्योंकि हम जब भी उसे डिस्कस करेंगे, किस टाइम डिस्कस करेंगे, लो स्लिप रीजन में या फिर हाई स्पीड रीजन में। लो स्लिप का मतलब ही क्या हुआ, हाई स्पीड रीजन ना। यहां तक बात क्लियर है क्या। अब इस एक्सप्रेशन से देखते हैं हमें क्या क्या चीजें देखने को सीखने को मिलती हैं। कौन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस V²अपॉन R2। ठीक है यार, लिख लीजिए यहां तक। ओके, तो पहला ऑब्जर्वेशन हमें क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं थी। सेकंड, क्योंकि ये हर जगह ही हो रहा है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। और तीसरा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। बट फिर से याद करा दूं, ये हम सब बातें कब की कर रहे हैं, स्टार्टिंग में या अंडर रेटेड कंडीशन। तो आप एक काम करना ना, यहाँ पे लो स्लिप रीजन में एक बात और कर लेना, क्या, एट रेटेड स्पीड। चीजें जितनी क्लियर हो सके ना कर लो बस, एट रेटेड स्पीड। मतलब जब जितने स्पीड के लिए उसको डिजाइन किया है ना, उस टाइम के लिए सारी बातें चल रही हैं। मतलब आप अगर चाहते हो कि मोटर जो है 1450 आरपीएम से घूमे, तो ये सारी जो एनालिसिस है कब की है, उसी टाइम की है। ठीक है, तो एट रेटेड स्पीड पे ही सारी बातें चल रही हैं, उसी के आसपास। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, और स्लिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्पीड। स्लिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है यार, तो मतलब यहां पे अगर हम ध्यान दें, यहां पे ध्यान दें तो देखो, इवन अगर इसका भी ग्राफ आ जाए, सपोज इसका भी ग्राफ आ जाए, पहले का भी, तो भी पता है कैसा बनेगा, ये क्या है, दैट इज पैराबोला। नाम सुना है, पैराबोला। ठीक है, तो बेसिकली
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड वोल्टेज, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, दैट इज पैराबोला। टी ई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो पैरा, मतलब जब भी स्क्वायर वाला, मतलब आप चाहे तो वहां पे एक पॉइंट और नोट कर लेना, जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो मतलब क्या है, पैराबोला, ठीक है ना। तो मतलब इस ग्राफ को अपन क्या बोलेंगे, पैराबोला। डन, ओके। अब दूसरे अमाउंट पे, दूसरे केस पे बात करें, दूसरे केस पे बात करें तो दूसरा ग्राफ किसके किसके बीच होगा, टॉर्क और स्लिप, टॉर्क और स्लिप, ठीक है। ए आपका क्या था, वोल्टेज, वेलोसिटी मत लिख देना। टॉर्क इज बेसिकली, यहां पे देखो स्लिप है, बताओ जरा ग्राफ कैसा आने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो दैट इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और तीसरा जो ग्राफ है, ये किसके बीच होगा, टॉर्क और स्पीड के बीच में, किसके बीच, टॉर्क और स्पीड, स्पीड मतलब एन आर, टॉर्क एंड स्पीड, कैसा होगा ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है यार। तो टॉर्क और स्पीड का जो ग्राफ है, ये बेसिकली आपको मिलने वाला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डन, तो ये तीनों ग्राफ हो गए, और बाकी यहां पे हम ध्यान देंगे क्या, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, मतलब क्या हुआ, कि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कम होगा, तो रेजिस्टेंस अगर कम हुआ तो टॉर्क ज्यादा होगा, और ऐसी सुविधा बेसिकली किसमें मिलने वाली है आपको, स्क्वायरल में ना, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, यस या नो, स्क्वायरल केज, ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ तो टॉर्क कम होगा, ऐसा किसमें होगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। कंफ्यूजन है कोई, क्योंकि यहां पे देखो रेजिस्टेंस अगर कम हुआ, यहां पे अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो टॉर्क बेसिकली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो रनिंग टॉर्क किसका अच्छा है, स्क्वायरल का या स्लिप रिंग का, रनिंग टॉर्क किसका अच्छा है, स्क्वायरल का, ठीक है। इसीलिए वो बोलते हैं ना, रनिंग परफॉर्मेंस इज गुड फॉर स्क्वायरल एंड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस इज गुड फॉर स्लिप रिंग, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, जब ये रेटेड कंडीशन पे चल रहा है, तो बेसिकली हम इसे, इस टॉर्क बेसिकली मोटर प्रोवाइड कर रहा होगा, उसे हम फुल लोड टॉर्क भी बोल सकते हैं, मतलब इस समय लोड को चलाने के लिए चल रहा होगा, लोड को प्रॉपर रेटेड स्पीड के चलाने के लिए ये टॉर्क दे रहा होगा, तो उस टॉर्क को अपन क्या बोल सकते हैं, फुल लोड टॉर्क। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क था, एक हमारा स्टार्टिंग टॉर्क था, और एक हमारा अभी फुल लोड टॉर्क है, जो कि इस सिचुएशन में है, ठीक है ना। और एक हमारा नो लोड टॉर्क होगा, एक हमारा नो लोड टॉर्क होने वाला है, और एक होता है मैक्सिमम टॉर्क। मतलब यहां पे बेसिकली हम चार टॉर्क के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन सा, स्टार्टिंग से चलो, स्टार्टिंग टॉर्क, उसके बाद क्या आएगा, फुल लोड टॉर्क, देन नो लोड टॉर्क, देन एक आपका मैक्सिमम टॉर्क। लेकिन वैसे अभी सीक्वेंस नहीं बता रहा, जस्ट चारों के नाम बता रहा हूं मैं। तो फुल लोड टॉर्क कब पिक्चर में आएगा, जब मोटर पे जो लोड होगा वो रेटेड होगा, और
वो रेटेड स्पीड से चल भी रहा होगा। फिर से समझो, मोटर पे जो मोटर पे जो लोड होगा वो क्या होगा, रेटेड। मतलब आप अगर नॉर्मल कंडीशन में किसी मोटर को चलता हुआ देख रहे हो तो मतलब उस समय उसके ऊपर कौन सा टॉर्क काम कर रहा है, फुल लोड टॉर्क। उस मोटर को वैसे ही सप्लाई दे दो आप और उसका लोड हटा दो, इस समय जो टॉर्क मोटर अप्लाई कर रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, नो लोड टॉर्क। क्लियर है। और जैसे ही आपने सप्लाई ऑन किया उस समय मोटर घुमाने के लिए जो फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है रोटर को, उसको क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग टॉर्क। तो इस स्टार्टिंग और फुल लोड के बीच में एक पॉइंट आता है, जैसे अभी बात हुई कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड इन हाई स्लिप रीजन। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे टॉर्क बढ़ेगा, और रनिंग कंडीशन में फिर स्लिप क्या होने लगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, मतलब टॉर्क क्या होने लगा, घटने लगा। तो मतलब किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम रहा होगा ना, तो उस टॉर्क को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम टॉर्क। ये चारों टॉर्क समझ में आएगी नहीं। टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क वो फोर्स है जो कि मोटर लगा रहा है रोटर को घुमाने के लिए। इस बात को अच्छे से बैठा लो दिमाग में, टॉर्क का मतलब वही होता है। तो क्या थ्रू आउट द ऑपरेशन मोटर सेम एफर्ट डालेगा क्या, नहीं। जैसे आप कार को धक्का दे रहे हो तो क्या आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, स्टार्ट होने तक सेम एफर्ट डालते हो, नहीं, वेरिएशन हो रहे होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग लगाया, अच्छा स्टार्टिंग में क्या आप मैक्सिमम दे देते हो क्या, नहीं। अब ऐसा थोड़ी ना कि एक साइकिल है और एक कार है, दोनों को धक्का देने के लिए उतना ही फोर्स लगाएंगे। कहने का मतलब हम स्टार्ट तो नॉर्मल से ही करते हैं, बाकी तो लोड पे डिपेंड करेगा ना कि लाइक मैक्सिमम टॉर्क मतलब कितना देना है। समझ आई बात, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखना फिलहाल। तो एक बार सारे टॉर्क को ना ग्राफ के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूं। हैं मैक्सिमम टॉर्क, क्योंकि फिर मैं उसकी जो डेरिवेशन है उसको करा लेता हूं ताकि एक साथ सारा दिखाऊं मैं ना, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क, ऑब्जर्वेशन 3 हो गया, बी सॉरी कितने हो गए, 3, ऑब्जर्वेशन 4, ऑब्जर्वेशन 4। ये सारे ऑब्जर्वेशन कहां से हम देख रहे हैं, टॉर्क इक्वेशन से। ये सारे ऑब्जर्वेशन कहां से आ रहे हैं, टॉर्क इक्वेशन से, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 4 क्या है, ऑब्जर्वेशन नंबर 4 मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। लिख लो वहां पे मैक्सिमम टॉर्क। अब मैक्सिमम टॉर्क का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, मतलब ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, तो मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की कौन सी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है ना। जैसे अब जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेकर के एनालिसिस कर रहा हूं, फिर एक साथ प्लॉट कर दूंगा मैं। तो मैक्सिमम टॉर्क मुझे निकालना है, तो किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन, यस या नो। किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और मान लीजिए मैक्सिमम, तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का। और जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो बेसिकली हमें चाहिए होता है एक वेरिएबल क्वांटिटी कि जिसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। वो वेरिएबल क्वांटिटी यहां पे कौन होगा, स्लिप, क्योंकि वेरी कौन कर रहा है, स्पीड। क्या स्पीड डायरेक्टली यहां पे दिया है क्या, नहीं, स्पीड को रखा गया है इन द टर्म्स ऑफ स्लिप, तो वही वेरिएबल होगा। तो dTm डिवाइड बाई ds, पहले इस बात को सब लोग समझ रहे हो ना यार, ठीक है। मतलब किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, कंडीशन,
कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा हुआ है। देखो जैसे मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, दैट इज y मैक्स। तो सिंपल ध्यान दो, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इसको डिफरेंशिएट करके, देखो अब y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, बट y किसके टर्म्स में है, यक्स के टर्म्स में है, तो मतलब मुझे पहले यक्स की एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उस यक्स की पर्टिकुलर वैल्यू पे ए वाई क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू। फिर से समझो, y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, y की मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब हमें वो यक्स की वैल्यू मिलेगी जिसपे कि y क्या होगा, मैक्सिमम। तो एक्चुअली जब आप dy बाई dx करते हो ना, तो एक्चुअली क्या करते हो आप निकालते हो कंडीशन, किसके टर्म्स में, यक्स के टर्म्स में। मतलब dy बाई dx किया तो कितना आया 6x प्लस 2, और dy बाई dx करके क्या कर दिया 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, -2/6 या फिर -1/3। अब इस यक्स की वैल्यू पे, इस यक्स की वैल्यू पे ये जो क्वांटिटी है या तो मैक्सिमम वैल्यू देगा या तो मिनिमम वैल्यू देगा, या तो मैक्सिमम देगा या तो मिनिमम देगा। उसको कैसे चेक करते हैं, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, d² अपॉन dx², तो कितना आ गया 6। अगर ये पॉजिटिव आया तो मतलब वो मिनिमम वैल्यू देगा, अगर यही निगेटिव आता तो मैक्सिमम वैल्यू देता, उल्टा होता है। मतलब इस -1/3 पे ये जो, जब यक्स की वैल्यू -1/3 रखोगे तो ये कौन सी वैल्यू देगा, मिनिमम, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। मैथमेटिक्स किस में पढ़ते हो, 9th क्लास में पढ़ते हो शायद, 9th या 10th में पढ़ते हैं, नहीं पढ़े क्या, खैर समझ में आया, ठीक है। तो मैं जस्ट ये बोल रहा हूं कि जब हम इस टॉर्क को यस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी या कंडीशन मिलेगी, कंडीशन मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करते हैं तो बेसिकली हमें कंडीशन मिलेगी। डन। अब इस टर्म को यस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर वैल्यू लाना, यहां के एक्सप्रेशन को देख करके लगे लिटिल बिट थोड़ा सा क्या लग रहा है, डिफिकल्ट, कर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं इस तरीके से बताना चाह रहा हूं कि चीजें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहें। तो एक मैं दूसरा तरीका बताता हूं आपको, ऑन द स्पॉट मान लीजिए आप कंडीशन भूल रहे हो तो कैसे आप डिराइव करोगे, कैसे आप डिराइव करोगे। मतलब एक कन्वेंशनल तरीका क्लियर है सबको, क्या करना है हमने, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू यस, उसको 0 करेंगे और यहां से किसकी वैल्यू आएगी, वेरिएबल की, और वो वेरिएबल क्या है, स्लिप। मतलब यहां से किसकी वैल्यू आएगी, स्लिप की। आ रही बात समझ में, यहां पे किसकी वैल्यू आएगी, स्लिप की। अब इसी स्लिप को फाइंड आउट करने का एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसे मैं यहाँ पे बताने की कोशिश, उसी रिजल्ट को डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे, सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो समझो जरा, तो याद करो सबसे पहला डायग्राम, ई मतलब फाइनल डायग्राम E20, यहां पे क्या था R2, या फिर एक काम करते हैं, सबसे फर्स्ट डायग्राम मतलब यहाँ पे R2 को स्प्लिट नहीं करना हमने, तो यहाँ पे क्या आया था x2 j x2 0, और यहाँ पे क्या आया था R2/s। क्या ये डायग्राम सबको याद है, ऐसा था बीच में। अब मैं पूछ रहा हूं क्या, मैक्सिमम टॉर्क। एक बात बताओ, P इक्वल टू क्या होता है, T इंटू ओमेगा। मैक्सिमम टॉर्क तभी मिलेगा जब मैक्सिमम क्या मिलेगा, पावर, यस या नो। मैक्सिमम टॉर्क तभी मिलेगा जब क्या मिलेगा, मैक्सिमम पावर। और मैक्सिमम पावर अगर आपने अभी नेटवर्क में पढ़ लिया क्या, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम,
अगर आप किसी वेरिएबल लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना चाहते हो तो उस वेरिएबल लोड की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, सोर्स इंपीडेंस दैट इज इक्वल टू एक्स टू जीरो। विद इन सेकेंड आपका कंडीशन आ गया। समझ में आया? मतलब ए स्लिप की, मतलब यहां से अगर आप स्लिप की वैल्यू निकालोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आर टू अपॉन यस एक्स टू, एक्स टू जीरो। यही कंडीशन यहां से भी आएगा, यही कंडीशन यहां से भी आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां से यस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आर टू अपॉन एक्स टू जीरो, या फिर आर टू इज इक्वल टू यस एक्स टू जीरो। क्लियर है? ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जिसको नहीं पता है वैसे बता दूं कि अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना चाहते हो तो इसकी जो वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल टू सोर्स इंपीडेंस। लाइक कि ऐसे आपने पढ़ा होगा आर एल इक्वल टू आर टी एच, यहाँ पे आर टी एच और यहाँ पे आर एल, यहाँ पे मान लीजिए वी टी एच। तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन आर एल मस्ट बी इक्वल टू, बस वही तो लिखा ना मैंने। यहाँ पे आर एल की जगह क्या है, आर टू बाई यस। सर आर टू ले लेते, अगर आर टू ले लेते तो क्या आपका लोड वेरिएबल होता क्या, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तभी वैलिड होता है जब लोड क्या होता है, वेरिएबल। आई बस समझ में? ठीक है। तो मतलब आर टू बाई यस मस्ट बी इक्वल टू एक्स टू जीरो। तो ये डायग्राम तो हमारे दिमाग में रहेगा, ऑन द स्पॉट हम डिराइव कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि लाइक हमें तो कंडीशन से मतलब है ना यार, जरूरी थोड़ी ना कि लाइक इसी मेथड से करेंगे। ठीक है। तो यस इक्वल टू व्हाट, आर टू अपॉन यस एक्स टू जीरो, या फिर आर टू इक्वल टू व्हाट, यस एक्स टू जीरो। दिस इज द कंडीशन। मतलब स्लिप की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आर टू अपॉन एक्स टू जीरो। अभी मैंने सिर्फ कंडीशन निकाली है, इस स्लिप को ले जाकर के यहां पे रखूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क। क्लियर है? ठीक है। आप ऐसे समझो सिंपल कि हमें क्या निकालना था, टी मैक्सिमम, उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए था, कंडीशन। उसके लिए मैंने, आप ऐसे समझो कि क्या किया, डी टी ई एम डिवाइड बाई डी एस इज इक्वल टू जीरो किया। और ऐसा करने के बाद आपके सामने क्या आया, आर टू इज इक्वल टू यस एक्स टू जीरो, या फिर स्लिप की वैल्यू क्या आई, आर टू अपॉन एक्स टू जीरो। इतनी बात क्लियर है? मैं लाइक कि यस की वैल्यू आ चुकी है आर टू अपॉन एक्स टू जीरो। अब मुझे एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, इस स्लिप की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में, टू गेट व्हाट, बोलो, टू गेट मैक्सिमम टॉर्क, टू गेट मैक्सिमम टॉर्क। इस कंडीशन को ले जा करके हम वहां पे पुट करेंगे। ठीक है यार, तो करते हैं पुट। तो मतलब यहां पे टी, अभी जैसे हम इस कंडीशन को यहां पे पुट करेंगे, ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क। तो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, 180 अपॉन 2 पाई एन एस इनटू, अब देखो यहां पे क्या है, स्लिप, और स्लिप की वैल्यू कितनी आई है, R2 अपॉन, बोलो यार, R2 अपॉन एक्स टू जीरो, क्योंकि वो वैल्यू रखनी पड़ेगी तभी तो एग्जैक्टली आएगा ना, R2 अपॉन एक्स टू जीरो। ठीक है। इनटू क्या हो गया, E2 जीरो का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, अच्छा साइड में क्या है आपका, R2। अब नीचे थोड़ा सा ध्यान दो इस पे, ये R2 स्क्वायर है, लिख लिया एग्जैक्टली R2 स्क्वायर, प्लस यस एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर था, यस एक्स टू जीरो किसके बराबर है, R2 के बराबर।
तो जहां पे यस x2 0 का होल स्क्वायर है, क्या मैं वहां पे क्या लिख सकता हूं, R2 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, R2 का स्क्वायर। तो जो टी मैक्सिमम है वो बेसिकली क्या हो चुका है, 180 2 पाई NS, ठीक है, इनटू, देखो जरा, R2 अपॉन x2 0 इनटू E20 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू R2 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर दैट इज 2R2 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, R2। अब यहां पे ध्यान दो आप, अगर इस R2 को इस R2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इस R2 को इस R2 से क्या मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर हो जाएगा, और ए नीचे डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क है वो बेसिकली क्या आया, 180 अपॉन 2 पाई NS इंटू E20 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 समझ में आया क्या। इस एक्सप्रेशन को आपको अच्छे से याद रखना है, काफी क्वेश्चन आते हैं इस पे। व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क, 180 अपॉन 2 पाई NS, ये तो ऑलरेडी याद ही है, ठीक है, 180 अपॉन 2 पाई NS। एक्स्ट्रा में क्या याद रखना है, V स्क्वायर, ये तो हर जगह ही हो रहा है, कोई नई बात तो है नहीं, तो मतलब एक ही पॉइंट याद रखना है, क्या, डिवाइड बाई 2x2। अब सबसे मुद्दे की बात, क्या मैक्सिमम टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, मैक्सिमम टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप पे आएगा वो जरूर रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। कुछ समझ में आया, मैक्सिमम टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप पे आएगा वो स्लिप जरूर किस पे डिपेंड कर रहा है, रोटर रेजिस्टेंस पे। ठीक है, पहले यहां तक लिखो। तो इसको अगर अपन k मान लेते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी मैक्सिमम, k इंटू E20 को अपन V स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चलो E20 ही लिखते हैं, E20 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x20। हाँ, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी में ले जाऊं तब देख लो आप, T मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, E20 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू x20। मतलब मैक्सिमम टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाई 2x20। ठीक है, अब यहां से हमें देखते हैं कि हमने यहां से क्या क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्या क्या सीख सकते हैं बेसिकली हम क्या देख पा रहे हैं कि T मैक्सिमम इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर। दूसरा, जो T मैक्सिमम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x20। तो मतलब रोटर जो मैक्सिमम टॉर्क है वो रोटर के लीकेज रिएक्टेंस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैक्सिमम टॉर्क रोटर के रिएक्टेंस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, यहाँ पे जो भी 2-3 दिन से क्लासेस चल रही, बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा रहे हैं, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो फिर से आपको भूल जाओगे सारी चीजें, तो इसको जरूर रिवाइज करना जिस तरीके से। देखो यहाँ पे आपको खुद ही दिख रहा होगा कि कुछ भी रटने जैसा नहीं है, लेकिन सारा क्या है, सीक्वेंस में चल रहा है, जो एक जगह से ले रहे हैं दूसरी जगह रख रहे हैं, वही चीज आपको खुद से एनालिसिस करनी है। ठीक है, अगर करोगे तो लाइक ये लॉन्ग फिर देर तक आपके दिमाग में रहने वाला, नहीं तो फिर वही बात है, अभी समझ गए, और ये बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और इनको समझ के बस एग्जीक्यूट करना है आपको। ठीक है, अगर पढ़ के फिर वैसे स्किप कर दिया फिर प्रॉब्लम होगी, सब भूल जाओगे। ठीक है, तो 2 दिन की छुट्टियां हैं, आराम से सारा रिवाइज कर सकते हो जितना भी इंडक्शन मशीन पढ़ाया गया है, सिंपल है ना यार।
इंडक्शन मशीन ही नहीं, जो भी चीजें पूरे वीक में चली है ना उनको पूरा 2 दिन ना रिवाइज किया करो अच्छे से। लाइक सारा रिवाइज किया, ज्योग्राफी हो गया, ए हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पहले तो रिवाइज कर लो, फिर जो काम करने हैं उनको करो, ठीक है। खैर, तो मैक्सिमम टॉर्क और सी, तीसरा क्या है आपका, मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रोटर रेजिस्टेंस। लिख लो ये पॉइंट, क्या, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस, मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रोटर रेजिस्टेंस। मतलब जैसे अभी कुछ दिन पहले जो एसजेवीएन का पेपर सॉल्व कर रहे थे हम शाम वाली क्लास में, उसमें क्या था, उसने बोला था कि रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.02 से लेकर के 0.04 तक ले गए, बताओ मैक्सिमम टॉर्क में कितना चेंज होगा, कोई चेंज होगा क्या? जब वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो कोई चेंजेस देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो इसके बाद डी पॉइंट क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रोटर रेजिस्टेंस बट स्लिप, अच्छा इसको आप ए लिखा था ना, यस इक्वल टू R2 अपॉन x2, यहां पे लिखना एस टी मैक्स, एस टी मैक्स मतलब स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, एस टी मैक्स लिख लेना, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एस टी मैक्स मतलब स्लिप एट विच मैक्सिमम occurs, T max ST is dependent on, बोलो, rotor resistance, dependent on rotor resistance, ठीक है। एस टी मैक्स स्लिप एट विच टी मैक्सिमम अकर्स इज डिपेंडेंट ऑन रोटर रेजिस्टेंस। क्लियर है यार? मतलब यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेना लाइन में, क्या कि यहाँ पे दिखा देना एस टी मैक्स इज इक्वल टू एक्स टू 0। ये कहाँ से लिख रहे हैं हम कि एस टी मैक्स इज डिपेंडेंट, एस टी मैक्स इज डिपेंडेंट ऑन द रोटर रेजिस्टेंस। तो मतलब अगर मैं ये बोलूं कि मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा, क्या हम इस पैरामीटर को, मतलब मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा या किस स्पीड पे आएगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि हम विद द हेल्प ऑफ रोटर रेजिस्टेंस क्या डिसाइड कर सकते हैं, स्लिप, और स्लिप डिसाइड कर दिया मतलब स्पीड ही तो डिसाइड कर दिया। समझ में आया? मतलब मैक्सिमम टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रोटर रेजिस्टेंस। मतलब रोटर रेजिस्टेंस आप ज्यादा करो कम करो, इससे मतलब ज्यादा करो या कम करो मैक्सिमम टॉर्क वही रहेगा, बट मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा ये जरूर किस पे डिपेंड करता है, रोटर रेजिस्टेंस पे। कब मिलेगा, किस स्पीड पे मिलेगा, ये जरूर किस पे डिपेंड करता है, रोटर रेजिस्टेंस पे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास।